बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साथियों, आपकी बहुत ज्यादा फरमाइश पर आज 2021 का एनुअल पेपर है और 2020 का सप्ली है। ये जो हमारे कुवैत में हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स के पेपर्स, तो ये वो पेपर है आपका। स्पेशल एग्जाम्स है लेकिन यूनिवर्सिटी तो हमारी पंजाबी है ना, और सब्जेक्ट भी हमारा वही है, मास्टर्स इन इंग्लिश। याद रखिएगा, एक पेपर के नंबर 100 होते हैं। हमेशा आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और आपने इन 3 घंटों में यूटिलाइज करना होता है अपने क्वेश्चन को, और ओनली आपने 4 क्वेश्चन कैरी करने होते हैं। और प्लीज 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 40 मिनट से ज्यादा आपने एक क्वेश्चन को टाइम नहीं देना। आपका जो ही 35 मिनट होने लगे आपने इन शॉर्ट आ जाना, टू सम अप कर देना है, और जिसे कहते हैं टू कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन अपने क्वेश्चन का जरूर देना है। ऐसे आपने क्वेश्चन खत्म नहीं करना कि आपने कंक्लूजन नहीं दिया और आप बात खत्म करना चाहेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, और ये हमारा देखिए, उसने नावल का नाम आपको ना यहाँ दिया ना यहाँ दिया, यानी ना आपको राइटर का नाम मिला ना आपको नावल का नाम मिला। बराए मेहरबानी राइटर का नाम और नावल के नाम के स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा। ये ना डिपेंड कीजिएगा कि हमें ये तो आ जाएंगे ना जनाब क्वेश्चन पेपर में, हमें नहीं देखे ना यहाँ पर नाम है ना यहाँ पर नाम है, पता ही नहीं है। अब उसी बंदे को बताएगा जिसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस किया है, वही जानेगा इसको। उसी को बताएगा कि जोसेफ कॉनराड का है जिसने कि नावल स्टडी किया है। अदरवाइज जो बंदा ऐसी टेक्निक्स को कहता है कि भाई उधर से मुझे स्पेलिंग रेडीमेड मिल जाएंगे, वो रह जाएंगे बच्चे। लास्ट वर्ड्स पे हमने डिस्कस की थी, याद है? लास्ट वर्ड्स पे उसने कहा कि वो तुम्हारा नाम थे, और हमने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करके भी बता दिया था जनाब कि ऐसा उसने क्यों कहा। देखिए मिस्टर कर्ट्स जो है ना, मिस्टर कर्ट्स की मैं आगे आपको एक डायग्राम दे रही हूँ, और उसकी इंटेंडेंट की सिंबोलिज्म मैंने आपको बताई थी कि ये यूरोपियन जो थी ना नेशन, उसकी सिंबोलिज्म ने आती है हमारे पास, मासूमियत की आती है दायराकार में। और मार्लो इस पे पिटी करता है, इस पे तरस आता है, और इसका दिल रखने के लिए वो इसको वो लास्ट वर्ड्स बताता है कि वो तुम्हारा नाम थे। इवन द लास्ट वर्ड क्या थे? हॉरर और हॉरर। अब ये दोनों क्वेश्चन आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने पता है किस जाविये में रहना है। आपने इस क्वेश्चन में इंटेंडेंट की वो स्टोरी बतानी है जब वो मार्लो को कहती है मेरे घर वाले भी राजी नहीं थे, पूरा खानदान हिलाफ था मेरी मिस्टर कर्ट्स के साथ मंगनी पर, लेकिन मैं मिस्टर कर्ट्स से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो इतना जीनियस इतना अच्छा था। यानी वो सारी स्टोरी जो उसने नॉस्टैल्जिया में बताई थी ना, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ये स्टोरी की हुई है, तो वो सारी स्टोरी आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर सिर्फ इस औरत पे ज्यादा आपने फोकस रखना है। मिस्टर कर्ट्स को बताएंगे कि वो किस किस्म का बंदा था, और इसको मैंने आपको एक डायग्राम देनी है। इस डायग्राम के थ्रू आपने मिस्टर कर्ट्स को बताना है। डायग्राम बनाइएगा क्योंकि डायग्राम आपको नंबर्स दिलवाती हैं, डायग्राम आपको मार्क्स दिलवाती हैं। देखिए हमारा नावल हार्ट ऑफ द डार्कनेस लिखेंगे आप नावल का नाम, उसके बाद सेंटर बनाएंगे मिस्टर कर्ट्स का, और यहाँ से मिस्टर मार्लो को याद रखें, अकाउंटेंट को याद रखें, हार्लिक्विन वही है जो रशियन था हमारा, और इसके बाद आप याद रखेंगे इंटेंडेंट को। अच्छा यहाँ पर ये कोटेशन पूरी नहीं थी, हाँ इसमें ये करेक्टर मैप यहाँ पे पूरा आ गया। जरा वहां पे ना ये कटी हुई थी, वहां पे असल में ये कट गया था, लेकिन वहां पे ये जरूर लिखा हुआ था कि ये करेक्टर के शॉर्ट जो है ना समरी आपके सामने आ जाएगी, करेक्टर लिस्ट आ जाएगी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और सेटिंग आ जाएगी। किसके जरिए? सेम ही है, लेकिन यहाँ पर असल में ये लाइन आ रही है, इसकी वजह से मैंने दोबारा ऐड कर दी थी। अच्छा जनाब, कोट्स को आप सेंटर में लिखेंगे और याद रखेंगे कि अकाउंटेंट्स इसको इम्प्रेस करना चाहता था। मार्लो इस बंदे को देख के हैरान हो गया था कि ऐसे ऑर्डर में ये बैठा हुआ है, इतनी गंदी जगह पे, इतने साफ सुथरे ऑर्डर में, इसने एप्पल पाई ऑर्डर में बुक्स रखी हुई हैं, और मार्लो कोट्स से जो था ना फैसिनेट हो गया था। कोट्स ने उसका दिल मोह लिया था उसकी बातें सुन के, देखा कोई नहीं था उसने इस बंदे को। अब ये दोनों आपस में रकीब थे। ये जो था ये इससे हसद करता था और ये इससे हकारत की नजर से देखता था। ये हसद इसीलिए करता था कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और ये हकारत इसीलिए इससे करता था, वो अपने आप को गॉड जो समझता था। हार्लिक्विन उसकी पूजा करता था। इंटेंडेंट पे हमने बात रखनी है, ज्यादा फोकस हमारा इस औरत पे है क्योंकि क्वेश्चन इसका है ना, उसको उसने उसके नाम क्यों बताया, क्योंकि वो डिवोटेड थी उसकी तरफ। और मान लो उस औरत पे तरस खा रहा था, उसको उसकी जो से कहते हैं ना इल्मी पे, ला इल्मी पे उसको तरस आ रहा था। इस वजह से ये डायग्राम आपकी किसी भी क्वेश्चन में चल जाएगी। आना ही क्वेश्चन मिस्टर कर्ट्स का, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आना, तो ये डायग्राम आपने जरूर याद करनी है। इसके बाद आपकी एक डायग्राम है ये कॉन्गो रिवर की, अफ्रीका के कॉन्गो रिवर की ये डायग्राम है, जैसे वो स्नेक टाइप बना हुआ था। इसको भी आपने अपने हर सवाल में एडजस्ट कर देना है। कॉन्गो रिवर का जिक्र आपने करना ही करना है, तो ये डायग्राम भी बना दे। ये कॉन्गो का जो अफ्रीका का साहिल समुंदर यहाँ से शुरू हो रहा है, 30 दिन का ट्रिप है। अब ये नहीं बताया गया कि ये ट्रिप शिप पे ही होएगा, जाहिर है फुट पे तो हो नहीं सकता, फुट पे तो कई महीने लग जाते हैं। ये 30 दिन का ट्रिप शिप पे ही है। अब कॉन्गो रिवर है यहाँ पर, उसके बाद आप बताएंगे ये आउटर स्टेशन था। आउटर स्टेशन में अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो अकाउंटेंट लिख ले, कोई वजह नहीं है, कोई मसला नहीं। 200 मील का ये सफर है कदमों पे अगर चलें यहाँ से यहाँ, तो सेंट्रल स्टेशन पे आपको मिला था मैनेजर और ब्रिक मेकर। उसके बाद 300 मील का सफर है जनाब, अगर आप शिप पे चलते हैं, शिप पे 300 मील का सफर है, अगर आप इंडियन स्टेशन पे जाते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा मिस्टर
कर्ट्स। ठीक है, ये डायग्राम्स आपने 2 याद कर लेनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की फुल डिटेल्स आपके पास मिल गई हैं। अब आगे आ जाए जनाब, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे हॉरर हॉरर कह रहा है, याद थी आपने हॉरर हॉरर पे मिस्टर मार्लो ने क्या अंदाजा लगाया था? मार्लो चाहता था कि वो मरे ना मेरे जाने से पहले, मुझे पता है बड़ा जबरदस्त बीमार है लेकिन बच जाए, मैं किसी तरह उससे मिल लूं। मिलने के बाद भी उसने देखा कि कर्ट्स की ये हालत है, उसके घर के बाहर वो जो लगे हुए हैं ना, पोल लगे हुए हैं, वो जो ठुके हुए लोग थे वो बताएं इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसने घर के बाहर ये था, उसने बहुत ज्यादा आइवरी जमा की हुई थी। इवन रशियन ने से बता दिया था कि जनाब उसने तो मेरे भी ऊपर गन पॉइंट रख के मेरे से भी एक किसी का हदिया तोहफा आया हुआ था, छीन के ले गया, लेकिन फिर भी मैं उसके देवता की तरह पूजा करता हूँ। और डाइंग बंदे को आपने इसीलिए नजरअंदाज करना है, फिल्मों में वो क्या कहते हैं, मरता हुआ बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो जानना चाहता था मार्लो कि ये मरता हुआ शख्स अपनी पूरी जिंदगी की एनालाइजेशन क्या देख रहा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को देखा सिर्फ लफ्ज खौफ खौफ दहशत खौफ में, जिसने मार्लो को सारी स्टोरी बयान कर दी कि जनाब मिस्टर कर्ट्स की लाइफ कोई इतनी अच्छी गुजरी कोई नहीं है। अभी लोग इसे कहते थे, कोई कहता था पेंटर है, कोई कहता था बड़ा जीनियस राइटर है, कोई कहता था पोइट है, कोई कुछ इसको कहते फिर थे, तो लाइफ शाइफ इसकी कोई इतनी बेहतरीन नहीं गुजरी थी। What does लाइट हाउस, द लाइट हाउस आपको पता ही चल गया जनाब, ये टू द लाइट हाउस की बात हो रही है। और उसके बाद उसने बोला आपको कि लाइट हाउस रिप्रेजेंट क्या करे, तो रिप्रेजेंट फिर याद रखिएगा सिंबोलिज्म आ जाता है। टू द लाइट हाउस की सिर्फ सिंबोलिज्म पे बात करनी है आपके, हालांकि इसके हमने बेतहाशा सिंबल्स देखे हैं, मैंने आपको सिंबल्स का पूरा क्वेश्चन भी करवाया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि सिंबोलिज्म के साथ सिर्फ सिंबल लिखेगा ना, उसका नाम लिखेगा, तो उसके अंदर जो जो सिंबल्स हैं वो लिख ले। लाइट हाउस के लिए मैंने डायग्राम ये निकाल दी कि जनाब आप लाइट हाउस की एक पिक्चर बना दें। लाइट हाउस की एक ऐसी पिक्चर बनाए कि एग्जामिनर को देख के ना खुशी हो कि भाई वाह ये कितनी खूबसूरत बनाई है, पीला रंग साथ ले जाए, नीला लाल रंग साथ ले जाए, एक लंबा सा सुतून बना दे, उसके अंदर से लाइट निकाल दे, और इस लाइट हाउस को रिप्रेजेंट करें जॉय और सॉरो का, अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग का, लाइफ और डेथ का। और मिसिज रमजे के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बोलने कितना फैसिनेट करता है लोगों को। एक पॉइंट ऑफ व्यू में वो ये सिंबलिज्म समझती थी, दूसरे में वो कहती थी हाय कितना अकेला है ये कितना अकेला पोल है, ये अकेला ही खड़ा है, बिल्कुल तन्हा है ये। तो लाइट हाउस को आपने रिलेशन भी बनाना है, पार्ट 1 का और पार्ट 3 का आपस में रिलेशन बनाना है कि लाइट हाउस एक रिलेशन भी था इन दोनों के दरमियान। और जो टाइम पासिस था ना, अच्छा याद आया मुझे, विंडो के ऊपर भी आप विंडो की डायग्राम बना सकते हैं, आप टाइम पासिस के अंदर एक घड़ी बना सकते हैं, और लाइट हाउस के अंदर एक लाइट हाउस बना सकते हैं, और इन सबकी एक टाइमलाइन शो कर सकते हैं, जैसे टेंस की टाइमलाइन होती है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये विंडो आपकी पास्ट है, टाइम पैसेज आपका प्रेजेंट है, और लाइट हाउस आपका फ्यूचर है। लाइट हाउस क्योंकि वो फ्यूचर में जाना चाहते थे, उनकी उम्मीद थी कि कल हम जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं पाए। लाइट हाउस वाले क्वेश्चन में आपके बस जितने भी सिंबलिज्म आएंगे, जो कोटेशन आपको सिंबलिज्म की मिलती है, वो ऐड कर दें, मिसेज रमजे के पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करें। वो क्या कहती है, जेम्स का ऐड करें ना, जेम्स भी तो चाहता था मैंने जाना है, पर जेम्स को जब लेके जाता है तो जेम्स जाना नहीं चाहता, तो चेंज आ जाता है उसमें। ये सब आपने लाइट हाउस के हवाले से बताना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं, ये चूंकि नावल मैंने आपको नहीं करवाया हुआ, फरमाइश बड़ी आप लोगों की ये नावल हमें करवाएं, बस टाइम की वजह से मैं नहीं कर पा रही इस नावल को, क्योंकि बहुत ज्यादा जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उससे। अच्छा ये अटरस वाले डेथ वाली मैंने आपको ये शीट देनी थी, ये डेथ वाली वो शीट है जो मिस्टर कर्ट्स की है। मिस्टर कर्ट्स के लास्ट वर्ड्स जो थे ना, वही उसके फाइनल अटरेंसेस थे। आम बंदे की लास्ट वर्ड्स बता रहे हैं, और वो लास्ट वर्ड जो होते हैं ना, वही बताते हैं उसके फाइनल डेज और फाइनल आवर्स से पहले, जो कि वो मरने से चंद लम्हे पहले बोलता है, और वो सच्चे होते हैं, उसकी जिंदगी की पूरी एनालिसिस उस पर मुश्तमिल होती है। बात चल रही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये जो पेज है, ये मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ। ये 20वीं सदी की टेक्निक है, आप बताएंगे, और उसके बाद आप बताएंगे जनाब इसका जो मतलब था, मैंने आपको मतलब बताया था, ट्रेन ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ थॉट, इस सारी टेक्निक को। अब जॉयस ने जो पोर्ट्रेट किया है 1916 के हिसाब से, 1916 के हिसाब से बताया था ग्रेटेस्ट मॉडर्न नावल बन जाता है उसका, और इसमें उसने टेक्निक को यूज किया, और जेम्स जॉयस ही था जिसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने की टेक्निक यूज की थी, याद है, वर्जीनिया ने इसके बाद यूज किया। उसका प्रोटोगोनिस्ट जो है स्टीफन डेडुलियस, इसके बारे में उसने उसकी जवानी, मैंने आपको बताया था कि एक फिल्म है सारी, जो अपने जो बचपन के जवानी के सारे वाकयात देखता है, याद आता है मेरा किसके साथ कैसा अफेयर था, मैं किस तरह से था दीनी लिहाज से, मैं किस तरह से था मजहबी लिहाज से, ये उसके सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है ना इस नावल में आते हैं। क्योंकि नावल हमने नहीं किया, इसलिए आप याद रखिएगा, ये केओटिक फ्लो ऑफ पेशेंस होता है, सेंसेशंस होता है, मेमोरीज होती हैं, मेंटल इमेजेस होते हैं, और इसके थ्रू इंसान के माइंड में चलता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैसे चलता है, बेतहाशा किस्म की मेमोरीज होती हैं, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं होती, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी फ्यूचर पहले आ जाता है, कभी पास्ट बाद में आ जाता है, कभी प्रेजेंट बीच में आ जाता है, यानी ऐसा ऑर्डर होता है इनका, कियोटिक ऑर्डर होता है। ये भी इसकी डेफिनेशन मुझे यहाँ पर भी अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने आपको दे दिया जनाब। और इनर टॉकिंग इसकी बताई, एक और डेफिनेशन इसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस की यही है कि जनाब ये राइटिंग स्टाइल रहा है ग्रुप ऑफ राइटर्स का, जो 20वीं सदी के लोग थे, उनका ये राइटिंग स्टाइल। सबसे पहले डेफिनेशन बताइएगा,
अच्छा लगता है एग्जामिनर को जब आप डेफिनेशन बताएं, डेफिनेशन के बाद आप अपनी बात शुरू कर दे तो और भी अच्छा लगता है। इंटेंडेंट को मिलवा दे, मान लो का करेक्टर हमें बता दे, कॉन्गो रिवर बता दें, उसके बाद आप अपनी बात शुरू कर ले, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसको टेक्निक्स नजर आने लग जाती हैं। और अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो उसको और भी अच्छा लगता है। ये हाँ बात चल रही थी हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, तो करेक्टर्स की जो हमें थॉट्स का फ्लो दिखाया जा रहा है, उसकी फीलिंग्स दिखाई जा रही है उसके माइंड के अंदर इंटरनल मोनोलॉग के थ्रू या उसके इंप्रेशंस के थ्रू, और कियाटिक ऑर्डर में ये होती है। ये डायग्राम है आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के। एक ऐसी कॉन्शियसनेस चल रही है ना, स्ट्रीम नदी होती है ना, ये जैसे वही दरिया चल रहा है। सबसे पहले आपको सोच आती है, सोच के बाद आपका एहसास आता है, एहसास के बाद कुछ यादें आ जाती हैं, और यादों के बाद रिएक्शन आता है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की आपके पास एक डायग्राम आ गई है। आगे आते हैं जनाब, हमारा अगला क्वेश्चन, साथ साथ मैं आपको भाग भाग के ये क्वेश्चन पेपर करवा देना चाहती हूँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं ओकोंगो के क्वेश्चन के ऊपर। ओकोंगो एज अ ट्रेजिक हीरो, याद है ट्रेजिक हीरो की तो डेफिनेशन आपने इडिपस रेक्स में हंसी पड़ी हुई है ना, आपने वो सोफोक्लिस के ड्रामा के जरिए। अब बताएं उसका वेज ऑफ इंसेस्टर। अच्छा, वेज ऑफ इंसेस्टर उसके साथ वो अपहोल्डर इसीलिए रहा, वो चेंज नहीं हुआ। याद रखें ओकोंगो एक फ्लैट करेक्टर था, ओकोंगो राउंड करेक्टर नहीं था, फ्लैट था बिल्कुल, जैसे वो चेरी ऑर्चर्ड के फ्लैट करेक्टर्स थे ना अपने माजी के साथ। अच्छा, आपने भी चेरी ऑर्चर्ड नहीं किया, चलिए जिन बच्चों ने चेरी ऑर्चर्ड किया हुआ है ना उनको तो समझ आ जाएगी कि चेरी ऑर्चर्ड के करेक्टर्स अपने इलाके से, अपनी जुबान से, अपने माजी से, अपने तमाम हिस्सों से जो उनके पास चिपके पड़े थे कई सेंचुरीज से, कई सदियों से, उनसे निकलना नहीं चाह रहे थे। कई 100 सालों से वो 100 साल बाबा उन्होंने अलमारी रखी हुई थी अपने घर में, तो उस पर डिस्कस करते थे। तो इसी तरह से ये भी अपने माजी की यादों से चिपकने वाला बंदा था, ये छोड़ना नहीं चाहता था। जब भी ये फ्लैट करेक्टर था, एंड तक मर गया, झुका नहीं। और इसके बाद इनोवेटिवली कास्ट इन द रोल ऑफ लाजम है जनाब, लाजम अल मलजूम, उस पर जो रोल लागू होता है वो ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन मैंने यहाँ निकाली है, बड़ा हो, अमीर हो, रैंक उसका हाई हो, और उसको अंदर कुछ ट्रेजिक फ्लॉज भी हो। यही हमें मिस्टर एरिस्टोटल ने बताया। बताएंगे आप एरिस्टोटल का नाम इस क्वेश्चन में लें, बताएं उसे कि जनाब एरिस्टोटल कहता है हाई पर्सनालिटी का बंदा होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, बेशक बादशाह शास्ता ना हो लेकिन रैंक उसका वैसे हो, ट्रेजिक फ्लो उसके अंदर होने चाहिए, उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स होने चाहिए। जैसे कि बड़ा गुस्सीला बंदा था, फैमिली को हमें मारने लग जाता था, बच्चों को हमें मारने लग जाता था, और उसके अंदर एक एक्सट्रीम प्राइड और जेलसी भी होनी चाहिए, गुस्सा गरूर उसके अंदर था। गरूर क्या था, वो इतने टाइटल है मेरे पास, जेलसी क्या थी कि ये टाइटल किसी और के पास नहीं, अमेज़न द कैट को मैंने शिकस्त दिया, किसी और ने शिकस्त नहीं दिया। इसके बाद उसको वो मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर से गुजरता है जो किस्मत उसे दोहराती है। याद है उसके हाथों गोली चल जाती है, ये उसका रिवर्सल ऑफ फॉर्चून बन जाता है। एक मिफ्यूना को वो मारने चला जाता है कि मैं अजबला ना कहलाऊं, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो जाती है। उसके ऊपर फिर फॉल्स होते हैं, हाई से लो आ जाता है, हैप्पीनेस से मिजरी आ जाती है, मिजरी चली जाती है ना जब माँ के गांव में चला जाता है, डाउनफॉल उसका आ जाता है, उसकी मिसफॉर्चून स्टार्ट हो जाती है। और ये सारे के सारे पॉइंट आपके ट्रेजिक हीरो के हैं इस थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर। अब उसको अपनी गलती का जब एहसास होता है तो फिर वो अपना कैथारसिस करता है, अपना क्लींजिंग ऑफ इमोशंस करता है। जब वो आता है उसको मार देता है तो लोग कहते हैं व्हाई डिड, जब एंड पे वो मारता है ना उस मैसेंजर को, तो कहते हैं व्हाई डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों उसकी गर्दन उतार दी, क्यों उसने सिपाही को मार दिया। तो फिर उसे एहसास होता है ओए होए, अब जो है ना मेरी अवाम, मेरी कौम, मेरे साथी नहीं रहे, क्लैंसमैन नहीं रहे। इसमें वो कोटेशन डालिएगा आपने, वो जो कहता है ना कि थिंग्स फॉल अपार्ट वाली कोटेशन भी मैंने यहाँ निकाल के रखी हुई है, ये वाली कोटेशन कि व्हाइट मैन बड़े क्लेवर थे, वो आ गए खामोशी से पीसफुली और आके हमारे मजहब में दाखिल हो गए। उन्होंने उनसे हम बड़े अम्यूज हुए, हमने कितने बेवकूफ है, हमने उन्हें रहने की इजाजत दे दी, कहाँ, इवल फॉरेस्ट में। हमें लगता था हमारी खुद बताएं इन्हें मार डालेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने हमारे बहन भाइयों को जीतना शुरू कर दिया, जिनके पास कोई टाइटल नहीं था। टाइटल बिकते भी थे, याद रखिएगा, टाइटल ये नहीं कि आप खरीद ये बस हासिल करें ताकत के जोर पर, पैसा देकर भी टाइटल ले सकते थे। तो जिनके पास पैसा नहीं था, कोई टाइटल नहीं था, वो पहले क्रिश्चियन हो गए थे, ये भी हम जानते हैं। फिर ये जो क्लैन थे वो कह रहा नो लॉन्गर क्लैन, ये ओब्लिका की कोटेशन है आपकी, बहुत अच्छी कोटेशन आपने याद करनी है। अगर इतनी भी याद हो जाएगी ना, इतनी से लेके इतनी तक, तो भी याद करें। ही हैज पुट अ नाइफ ऑन अस, ये ही कौन है, व्हाइट मैन, दैट हेल्ड अस टुगेदर, वो चीजें जो हमें इकट्ठा रखती थी, एंड वी हैव फॉलन अपार्ट, और हम बिल्कुल अलग हो गए। अब ये जो उसका है ना फॉलन अपार्ट के बारे में, बराक ओबामा की कोटेशन है, और ये आपकी टोनी मॉर्सिस की कोटेशन है। याद है टोनी कौन थी, ये आपकी उसके अंदर है टोनी मॉर्सन्स, कौन सा पेपर है आपका, 5वां जो लिटरेचर का है, पार्ट 1 का 5वां पेपर है, उसमें ये शायरा है उनके साथ। अब मुझे उस पेपर का नाम भी भूल गया है, कोई हाल मेरा, चले जना। अब ट्रू क्लासिक ऑफ वर्ड ऑफ लिटरेचर है, कहता है इसका नावल एक क्लासिक वर्ड ऑफ लिटरेचर बताता है, एक मास्टरपीस है, और इंस्पायर कर देता है जनरेशन को। जो भी राइटर नए आ रहे हैं नाइजीरिया के अंदर, वो मिस्टर चाय एचबी से जरूर इंस्पायर होते हैं, और अफ्रीका के जो भी होते हैं राइटर, और बजाते खुद ओबामा भी तो अफ्रीकन ही था ना, व्हाइट नहीं था ना, ये ब्लैक मैन था पहला जो बना था इनका। और पूरी दुनिया में ये नावल माना जाता है। ये कहती है अफ्रीकन लिटरेचर जो होता है ना, इनकम्प्लीट है,
और अनथिंकेबल है विदाउट द वर्क ऑफ चुनाई एचवी। बड़ी जबरदस्त कोटेशन क्या है टोनी, आपके किसी भी क्वेश्चन में लग सकती है, ठीक है। चले जनाब, थिंग्स फॉल अपार्ट पे हमारी डिस्कस होगी। ट्रेजिक हीरो को हमने अच्छी तरह समझ लिया। जो ट्रेजिक हीरो आपको पॉइंट ऑफ व्यू एडिपस के हिसाब से आते होंगे, बेशक एडिपस की भी आप मिसाल यहाँ पे दे दें। इसके बाद वो कहता है कि जनाब थिंग्स फॉल अपार्ट क्या है, इल्यूमिनेटिंग, रोशनी डाल रहा है, द परमानेंट मोनामेंट। याद है परमानेंट मोनामेंट्स क्या थे, एग्वेगुआ, ची, वो उनके गॉड्स, वो देवता, वो उनकी तमाम जो सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स थे, ये तमाम उनके थे पुरानी यादें, पुरानी यादगारें थी उनके पास। वी हैव द मॉडर्न अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस एज सीन फ्रॉम विदिन, और हमने मॉडर्न एक्सपीरियंस भी देखा। अब यहाँ पर मॉडर्न एक्सपीरियंस हमें ये दिखाया गया कि जनाब पहले प्री कॉलोनियल वो आपको दिखाया गया है वो क्या है जिमोफिया, और उसके बाद आपको आफ्टर कॉलोनियल जो मोफिया दिखाया गया। तो आपने दो किस्म के जिमोफिया देखे, दो किस्म के उसने हमें तासुर दिखाए, गोरों के आने से पहले और गोरों के आने के बाद क्या हालत बनी उस इलाके की, ये सारा डिस्कस आपका इसमें आएगा। ये कमेंट है, अब ये कमेंट किसका है ये उसने नहीं बताया, लेकिन आपने इस दी हुई कोटेशन पर कमेंट्स करके बताना है। तो इसमें आपकी स्टोरी भी आ जाती है, इसमें आपका सारा वो रहन सहन आ जाता है, कौन का स्टाइल आ जाता है, वो कॉवरिज का जिक्र आ जाएगा, लेडीज का जिक्र आ जाएगा, जो ये दुल्हने खरीदते थे यैम्स का जिक्र आ जाएगा। सारे आपके जो बन जाते हैं ना सिंबोलिज्म और थीम्स, वो ऐसे क्वेश्चंस में डिस्कस हो जाते हैं। आगे आ जाए जनाब, नॉस्टैल्जिया बताएं ना मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया का। ट्विलाइट इन दिल्ली आपने किया है, इसके तारुफ बताएं, कब छपा है ये बता दें। अगर इन नावल के सबकी आपको छपी हुई तारीख याद है तो बता दें, अगर नहीं याद है तो हाँ जी कल्चर भी उसका आएगा इसके अंदर। वेल डन हो गया जी, कल्चर भी इसमें डालेंगे क्योंकि मोनामेंट्स में इनका कल्चर भी शामिल था, सिविलाइजेशन भी शामिल थे। गुड हो गया। आगे जनाब यहाँ पर ये मोनामेंट्स की बात चल रही थी, ठीक है जी। ट्विलाइट इन दिल्ली की अगर आप इन तमाम नावल्स की डेट निकालें ना, कब ये पब्लिश हुए हैं, राइटर्स की डेट निकाल लें, कब पैदा हुए थे, कब वफात हुए थे, नावल का नाम लिखते छोटी सी ऐसे ब्रैकेट डाल के ना उसके अंदर आप इसका वो डाल दें, सन डाल दें, बड़े अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसके ऊपर, दूसरे टेंसेस वगैरह पर भी पड़ता है। नॉस्टैल्जिया की सबसे पहले तारीफ बताएंगे आप। नॉस्टैल्जिया होता क्या है, आपने बताना है कि नॉस्टैल्जिया होता है समथिंग डन इन प्रेजेंट एंड evoke the feelings of the past। ऐसी चीज जो हाल में हुई है लेकिन वो आपकी माजी की कुछ यादों को एवोक कर दे। और फिर आप बताएंगे मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया क्या था, सिंबोलिज्म है। मीर निहाल का घर जो था ना वो इस एम्पायर से मिलता जुलता था, वहां जो उसकी हुकूमतें चल रही थी मीर निहाल की, वही हुकूमत इंडिया में मुगलों की चल रही थी। मीर निहाल की हुकूमत वहां से धर्म करके क्रैश होकर गिरी तो जनाब उधर से मुगलों की गिरी, इधर से मीर निहाल पैरालाइज हुआ, उधर से हमारा मुगलों का कल्चर पैरालाइज हो गया, उनकी सल्तनत पैरालाइज हो गई। ये सारा कुछ आपने वो सिंबोलिज्म और थीम को मद्देनजर रखते हुए ना अपने क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और इसके अलावा आप बताएंगे कि जनाब इनका जो नॉस्टैल्जिया था ये बैठता था, बैठ के वो यादें कर रहा था। और कोटेशंस इसकी बहुत खूबसूरत खूबसूरत कोटेशंस है जो इसने वो बताया हुआ है कि जनाब मीर निहाल बैठा हुआ है और उसके मुंह के ऊपर सूरज आ गया। सबसे पहले कोटेशन डाल दे उसकी, अहमद अली की भी डाल दे कि उसका पर्पस क्या था नावल में बताने का, कि कल्चर का डिनाई आ गया है, डिके आ गया है, ये सारा कुछ हो रहा है। और अहमद का असगर के बूट डाल दे, असगर के बूटों वाली कोटेशन भी यहाँ बड़ी अच्छी लगती है। नॉस्टैल्जिया में बैठा हुआ पहले सोच रहा था कि पहले मैं असगर को कैसा डांटता हूँ, आप असगर इंग्लिश बूट पहन के आया, उसको होश ही कोई नहीं, उसको होश ही इस वजह से नहीं क्योंकि वो पैरालाइज हो गया, जैसे उनका कल्चर पैरालाइज हो गया था। तो जनाब मैंने आपको सारी स्लाइड्स इसकी समझाती हैं और सारी स्लाइड्स भी हमने डिस्कस कर ली हैं और इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस हो गया है, ठीक है जनाब। थिंग्स वाला पार्ट की क्वेश्चंस भी हमारी डन हो गए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे टाइप करके बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको उसका भी आंसर दे सकूं। हमारा क्वेश्चन 2021 इज डन।